हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में। अगर मैं इन शॉर्ट में अगर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को समझाऊं तो क्या होगा। देखो, रिफ्लेक्शन का बेसिकली मतलब क्या होता है कि अगर मैंने आपको एक कांच का टुकड़ा दिया और उसको आपने नीचे से पॉलिश कर दिया, उसकी एक सरफेस को पॉलिश कर दिया और उसके ऊपर कोई भी रे ऑफ लाइट आती है, बीम ऑफ लाइट आती है और वो टकरा के बाउंस बैक हो जाती है, स्ट्राइक करके वापस चली जाती है, उसको हम रिफ्लेक्शन बोल देते हैं। और अगर कोई भी रे ऑफ लाइट आती है और आपने एक सरफेस है जिसको आपने पॉलिश नहीं किया, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, उससे वो रे ऑफ लाइट पास हो जाती है, तो उस फिनोमिना को हम रिफ्रैक्शन बोल देते हैं। अगर इन शॉर्ट में देखा जाए तो रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन का तो मतलब यही बनता है। क्लियर? तो हम इनको डिटेल में समझने वाले हैं इस लेक्चर में, पूरा का पूरा, कि किस तरीके से लाइट आती है, कौन कौन से लॉज होते हैं, किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होती है, तो उसको डिटेल में समझेंगे। रिफ्लेक्शन के अंदर भी कि कितने तरीके के मिरर्स होते हैं और यहाँ पे आपके लेंसेज के अंदर भी जो कि हम रिफ्रैक्शन बोल रहे हैं। इस लेक्चर की कंप्लीट पीडीएफ आपको नीचे नोट्स यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आपको क्वेश्चन जरूर करने हैं। क्वेश्चन के वीडियो की लिंक आपको ऊपर मिल रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में पक्का आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ उसको एक बार चेकआउट करना इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के बाद। तो बिना टाइम खराब किए हम स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे, मुद्दे की बात पे पहुंचते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिफ्लेक्शन। देखो, रिफ्लेक्शन मैंने पहले भी बताया कि मैंने आपको कांच का टुकड़ा दिया, मैंने बोला यार इसको ना एक तरफ से पॉलिश कर दो, आपने उसको एक तरफ से पॉलिश कर दिया। अब कोई भी बीम ऑफ लाइट आती है और वो पीछे पॉलिश्ड है तो वो टकरा के वापस चली जाती है। सिंपल, यही तो रिफ्लेक्शन होता है। यस, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। अब इसको हम थोड़ा डेप्थ में देखते हैं, ठीक है, क्योंकि साइंस क्या है, साइंस का मतलब होता है कि हम चीज़ों को बहुत अंदर गहराई तक समझते हैं, जो हमारे चारों तरफ फिनोमिनाज होते हैं उसको डिटेल में समझेंगे, यही तो साइंस होती है। तो इसको हम डिटेल में समझेंगे रिफ्लेक्शन को। तो रिफ्लेक्शन को अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, जो कि बहुत ईजी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने आपको एक मिरर दे दिया या फिर वही पॉलिश सरफेस वाला, तो ये एक मिरर मान लेते हैं। तो मिरर है ये, उसके ऊपर आपने टॉर्च से एक रे ऑफ लाइट को स्ट्राइक करवाया, तो दिस इज कॉल्ड द इंसिडेंट रे। इस रे को जो आके टकराती है उसको बोलेंगे इंसिडेंट, क्योंकि ये आके टकरा रही है। और ये फिर वो क्या, पूरा का पूरा ओपेक होने की वजह से, पूरा का पूरा आपका पॉलिश्ड होने की वजह से टकरा के वापस चली जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। तो जो बाउंस बैक हुई रे उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर? और जिस पॉइंट पे ये क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है, उस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर बनाऊंगा। उस परपेंडिकुलर को क्या बोलूंगा, उस परपेंडिकुलर को बोलूंगा नॉर्मल। दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल। देखो, नॉर्मल आपका, नॉर्मल का मतलब होता है कि परपेंडिकुलर। साइंस में इसको हम परपेंडिकुलर से रिलेट करके देखते हैं फिजिक्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे दो एंगल बनेंगे, एक नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में, जिसको बोलेंगे इंसिडेंस एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, और एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट, मतलब रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहां पे अगर मैं एंगल देखूं तो एक बनेगा आपका एंगल आई और एक बनेगा आपका एंगल आर। तो यहां पे दो एंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है आई और एक बन रहा है आर। ठीक है, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का पहला स्टेटमेंट बोलता है, क्या बोलता है, कि जो आपके आई जो होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। मतलब जो आई एंगल जो होता है वो आपका हमेशा इक्वल होगा एंगल आर के। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, फर्स्ट थिंग। ओके, तो ये स्टेटमेंट होता है आपका पहला। दूसरे स्टेटमेंट क्या बोलता है कि जितने भी आपके इंसिडेंट रे है, आपका रिफ्लेक्टेड रे है, नॉर्मल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, वो सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं। मतलब कि आप इसको एक्स एक्सिस मान लो, किसको, मिरर को, इसके एक ही तरफ लाई करते हैं। तो ये आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं। तो रिफ्लेक्शन क्या होता था कि किसी भी रे का आना, टकराना, वापस चले जाना। अब इसको डेप्थ में देखा तो हमें नई चीजें पता चली। ओके, अब और डेप्थ में देखते हैं। अब देखो, इमेजेस। अब क्या होता है कि जब हम मिरर लेते हैं या लेंस लेते हैं तो इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पे दो तरीके की इमेज होती है, एक होती है वर्चुअल इमेज और एक होती है आपकी रियल इमेज। अब आपको मैं बताता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैम, बहुत इजी लैंग्वेज में, क्योंकि इसमें सबको कंफ्यूजन रहती है। आज खत्म कर देता हूं कंफ्यूजन। देखो, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि कोई भी एक ऐसी इमेज है जो स्क्रीन पे नहीं बन रही है। अब आप बोलोगे स्क्रीन पे कैसे, अगर मैंने यहाँ पे एक मिरर लिया, मान लो ये मैंने एक प्लेन मिरर ले लिया, मान लेते हैं दिस इज प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर के सामने मैंने यहाँ पे इसको मान लेता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पे कोई एक एक्स वाई जेड कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इस पे जानी चाहिए, मिरर पे बिल्कुल जानी चाहिए। तो मैंने मिरर के सामने यहाँ पे एक स्क्रीन लगा दी छोटी सी, दिस इज कॉल्ड द स्क्रीन। यहाँ पे क्या लगा दी? स्क्रीन लगा दी। ठीक है, आप बोलोगे स्क्रीन मतलब कोई भी एक काले रंग का पर्दा लगा दिया, व्हाइट कलर का पर्दा लगा दिया, कमरे में अंधेरा कर दिया। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? अगर वो जो ये कैंडल है, ये ऑब्जेक्ट मान लेते हैं कैंडल है, इस कैंडल की इमेज इस पे टकरा के और इस स्क्रीन पे आ रही है, तो हम बोलेंगे कि इमेज जो बन रही है वो रियल है। तो क्या बोलेंगे? रियल है। अगर नहीं आ रही है, इस स्क्रीन पे इमेज नहीं आ रही है, तो वो कैसी इमेज होगी? वो वर्चुअल इमेज होगी। समझ में आ गई बात? स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होके, जो रिफ्लेक्टिंग साइड किधर है आपकी? मिरर की इस साइड है, और उसी साइड में एक स्क्रीन लगा दूंगा। अगर वो रिफ्लेक्ट होके इमेज स्क्रीन पे बन रही होगी तो बोलेंगे कि इमेज आपकी रियल होगी। नहीं बन रही होगी रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ लगी हुई स्क्रीन पे, तो वो इमेज आपकी वर्चुअल होगी। दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द रियल इमेज एंड द वर्चुअल इमेज। कहाँ देखने को मिलती है आपको रियल इमेज? जब आप मूवी थिएटर में जाते हो, गए होंगे, नहीं गए तो आप जाके देखना, तो वहां पे जो थिएटर में जो मूवी दिखती है ना, वो आपको पर्दे पे दिखती है, सामने थिएटर में पर्दे पे दिखती है। तो पर्दे से जो इमेज बनती है वो रियल इमेज आपको दिख रही है। और वर्चुअल इमेज कहाँ देखते हैं भाई? वर्चुअल इमेज देखते हो जब आप घर में आप अपने मुंह को साफ कर रहे होते हो शीशे के सामने खड़ा होके। तो जो मिरर के सामने आप खड़े हुए हो, तो आपकी इमेज जो बन रही है वो मिरर के अंदर बन रही है। अगर आप पीछे एक पर्दा लगा दोगे ना खुद के, तो आपकी इमेज उस पर्दे में नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी, चाहे आगे कर लो पीछे कर लो। तो जो इमेज आपको मिरर में दिखती है नॉर्मली घरों में, वो वर्चुअल इमेज है, और जो आप थिएटर में जाके देखते हो वो रियल इमेज है। समझ पा रहे हो? तो दिस इज द मेजर डिफरेंस जो कि इमेज फॉर्मेशन में वर्चुअल में और रियल में होता है। मैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा साइंस घुसा सकता था, लेकिन आई वॉन्ट टू कीप थिंग्स वेरी इजी। मैं बहुत इजी रखने की कोशिश करता हूँ चीज़ों को। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि वर्चुअल में क्या डिफरेंस है और रियल में क्या डिफरेंस है। यही डिफरेंस है। क्लियर? तो ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि 99.9% लोग वर्चुअल रियल इमेज में ही कंफ्यूज रहते हैं। तो वर्चुअल इमेज, आप बोलोगे कि जब रियल इमेज बनेगी कनकेव मिरर में, तो हमने तो कभी देखा ही नहीं। आपने कभी कनकेव मिरर देखा भी है? नहीं देखा ना। लेके आना एक दिन, और आप लगा के फिर पीछे स्क्रीन लगाना, गारंटी से आपको दिखेगा। ठीक है? तो जहां पे रियल इमेज बन रही है वहां पे जो रिफ्लेक्टिंग साइड है, रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ स्क्रीन लगाना, ऑब्जेक्ट को रखना है, कैंडल को रखना जो कि ल्यूमिनस हो थोड़ी, तो वो टकरा के पीछे स्क्रीन पे अपनी इमेज देगी। अगर वो रियल इमेज बनाती होगी, तो नहीं बनाती होगी तो सिर्फ आपको मिरर में ही दिखेगा, पीछे स्क्रीन पे नहीं दिखेगा। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन द वर्चुअल एंड द रियल। ओके, आगे चलते हैं। अब हम सबसे इजी तरीके का मिरर देखते हैं, जो कि होता है आपका घरों में यूज होने वाला प्लेन मिरर, जो हम रोज देखते होंगे 100%। अब देखते हैं प्लेन मिरर क्या करता है। प्लेन मिरर से भी इमेज की फॉर्मेशन होती है। प्लेन मिरर क्या होता है? एक बिल्कुल कांच का टुकड़ा, एक ग्लास का टुकड़ा, उसको एक तरफ से पॉलिश कर दिया, बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है? अब उस पर कैसे कैसे किस किस तरीके से फॉर्मेशन होती है, तो कैसा दिखाई देता है, हमने सबने देखा है, बहुत सिंपल जैसा, बिल्कुल स्ट्रेट होता है और पीछे से पॉलिश्ड होता है। अब देखेंगे यहाँ पे कि इस पे फिनोमिना किस तरीके से लाइट आती है। सिमिलर जो लॉ के अंदर देखा था हमने, एक लाइट आएगी इंसिडेंट रे, वो आके रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके यह दो एंगल बनाएगी, एंगल आई और एंगल आर। यहाँ पे एंगल आई बनेगा, यहाँ पे एंगल आर बनेगा, दोनों इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। क्लियर इतनी बात? ओके, अब हम आगे चलते हैं। अब बात आती है कि जो साइंटिस्ट लोग होते हैं ना, उनको मजा नहीं आता, वो और अंदर जाते हैं। वो सोचते हैं कि अभी जो मिरर है वो स्ट्रेट है, इसको थोड़ा ना कर्व करके देखते हैं तो क्या होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक स्पेयर लिया, मतलब ग्लास का एक गोला लिया, उस स्पेयर के बीच में सेंटर होगा पक्का, उस सेंटर का नाम दिया गया क्या, उसका नाम दिया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कर्व था, ये गोला था, तो उसके सेंटर का नाम दे दिया गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसको सेंटर से काट दिया, काटने के बाद में उसके दो टुकड़े हो गए, इस तरीके से दो टुकड़े हो गए। तो जो पहला टुकड़ा था उसको एक तरफ से पॉलिश कर दिया, ये था, उसको अगर आप क्या करोगे, अंदर से पॉलिश कर दोगे ना, पॉलिश कर दोगे अंदर से, अगर अंदर से उसकी सरफेस को पॉलिश कर दोगे, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कौन सी वाली होगी, आउटवर्ड सरफेस विल बी द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बाहर वाली सरफेस उसकी रिफ्लेक्ट करने लायक होगी। और अगर मैं इसको बाहर से कर देता हूं
तो अंदर वाली सरफेस आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी। तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डिफरेंस पता चल रहा है। अंदर वाली जब होती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो उसका नाम होता है कनकेव मिरर। क्या नाम होता है? कनकेव मिरर। अब आप कैसे याद रखोगे? देखो, केव मतलब होता है गुफा। गुफा कैसी होती है? अंदर घुसी हुई, अंदर की तरफ धसी हुई होती है ना गुफा। तो गुफा अंदर की तरफ होती है और केव शब्द यहाँ पे आ रहा है। तो जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ हो तो मतलब कनकेव मिरर है, और जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड हो तो कन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे तीन तरीके के आपको मिरर पकड़ा दिए, एक प्लेन मिरर पकड़ा दिया, एक कन्वेक्स और एक कनकेव। और जो ये डिस्टेंस होती है जिसको m और n से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आप बोल सकते हो कि जो आपकी मिरर को हेमिस्फीयर में कन्वर्ट किया, जो स्फीयर था उसको आपके हेमिस्फीयर में कन्वर्ट किया, तो दिस डिस्टेंस इज नोन एज द अपार्चर। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बस याद रखना है कि अपार्चर क्या होता है, क्योंकि कई बार टर्म्स आ जाती है याद नहीं रहता। दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस ये याद रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर वो सेंटर पॉइंट है, मान लो मैंने एक गोला लिया था, एक कांच का गोला लिया, उसका कहीं ना कहीं बीच में सेंटर होगा, उस सेंटर से मैंने इसको काट दिया। दो आपके क्या बने? दो आपके यहाँ पे बन गए, निकल के आए। दो क्या निकल के आए? आपके हेमिस्फीयर, कटोरी जैसे निकल के आई। एक को अंदर से पॉलिश किया, एक को बाहर से पॉलिश किया। जब अंदर से पॉलिश किया तो उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाला हो गया, बाहर से पॉलिश किया तो अंदर वाला उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास दो तरीके के कर्व्ड क्या हो गए मिरर मेरे हाथों में रखे हुए हैं। जो बाहर की तरफ आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रखता है उसको कन्वेक्स बोल दिया, अंदर वाले को कनकेव बोल दिया। सिंपल। सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ आ गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या दोनों में प्रेजेंट होगा? बिल्कुल होगा, यहाँ पे और यहाँ पे प्रेजेंट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब मिरर मेरे हाथों में कितने आ गए? तीन तरीके के मिरर्स आ गए। पहला आया प्लेन मिरर आया, दूसरा आया कनकेव मिरर। कनकेव मिरर क्या होता है? जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस केव मतलब अंदर की तरफ हो, बार बार ये समझा रहा हूं। और कन्वेक्स जिसका आउटर हो, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसका आउटवर्ड होता है उसको कन्वेक्स बोलते हैं, जिसका इनवर्ट होता है उसको हम कनकेव बोलते हैं। याद रखना है, जिसका कर्व्ड इनवर्ट होता है उसको हम कनकेव बोलते हैं। तो तीन तरीके के मिरर्स होते हैं, कनकेव, प्लेन और कन्वेक्स। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं कि जो प्लेन मिरर होता है उसको सबसे पहले देखते हैं उसकी इमेज कैसे फॉर्म्ड होती है, वो इमेज कैसे बनाता है। तो मैंने एक यहाँ पे ले लिया सिंपल सा प्लेन मिरर जो हमारे पास में घरों में होता है, और यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन जिसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल देते हैं वो मैंने यहाँ पे निकाल दी, और इस पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। मान लो आप खड़े हो गए, या फिर कैंडल आपने रख दी, कैंडल रख दी आपने प्लेन मिरर के सामने। अब प्लेन मिरर के सामने कैंडल रख दी तो एक जो बीम ऑफ लाइट है, रे ऑफ लाइट है, वो उसके सर से निकलेगी। आप बोलोगे सर से ही क्यों निकलेगी, और जगह से क्यों नहीं निकलेगी? देखो, ये पेन है मेरा, इस पेन की मेरे को छाया देखनी है या इमेज देखनी है, तो पीछे से लाइट आ रही थी, लेकिन इसने क्या कर लिया? ऑक्यूपाई कर लिया इतना स्पेस। तो जो लाइट की जो बीम ऑफ लाइट होगी वो एक इस छोर से निकलेगी और एक इस छोर से निकलेगी। समझ रहे हो ना? दो बीम ऑफ लाइट हम यहां से निकालते हैं हर एक इमेज फॉर्मेशन में, एटलीस्ट दो आपको यहां पे निकालनी है, ठीक है। तो यहां पे पहली निकली उसके सर से, जो कि पैरेलल टू द एक्सिस होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, सीधी निकली। अब आपको पता है कि बिल्कुल प्लेन मिरर है, ना तो डाइवर्स करता ना कन्वर्स करता, ना तो सिकुड़ता नीचे की तरफ ना फैलाता, बिल्कुल सीधा ही क्या करेगा? रिफ्लेक्ट कर देगा, क्योंकि क्या है? पीछे से पॉलिश्ड है। तो इसने क्या किया? वापस इसको, ये इधर जा रहा था, इसने इसको वापस रिफ्लेक्ट करके बोला भाई मैं तो रिफ्लेक्ट करता हूँ इजीली, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया। ओके, दूसरी बीम ऑफ लाइट आती है। अब दूसरी बीम ऑफ लाइट को समझते हैं। दूसरी बीम ऑफ लाइट यहाँ पे आएगी, इसके फुट ऑफ द मिरर पे आएगी, और फुट ऑफ द मिरर पे आके टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी विद सेम एंगल, बिकॉज हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। क्योंकि यहाँ पे 0 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा था तो 0 डिग्री से वापस चला गया, यहाँ पे थीटा से स्ट्राइक कर रहा था तो जो नीचे जाएगा वो भी कितने एंगल के साथ जाएगा? थीटा एंगल के साथ जाएगा। सब कुछ कहाँ से हो रहा है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बता रहा हूँ। अब आपके दिमाग में या बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आता है कि क्यों भाई ये यहाँ पे क्यों आया, ये जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ पे क्यों नहीं आई और ऊपर क्यों नहीं आई, है ना? ये क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में। मैंने फिर से बताया कि ऑक्यूपाई करने के बाद में जो रे ऑफ लाइट निकलती हैं वो छोर से निकलती है, उसके एंड से निकलती हैं, इसलिए हम स्टार्टिंग वाली को पकड़ते हैं और एंड वाली को पकड़ते हैं। दैट्स इट। तो जो स्टार्टिंग वाली होगी वो सीधी निकलेगी और एंड वाली होगी वो, आपको पता है कि यहाँ पे मान लो बहुत बड़ा मैंने बल्ब रखा हुआ है, तो जो बीम ऑफ लाइट है वो या तो मैक्सिमम इतनी बेंड हो सकती है या फिर सीधी जा सकती है। इसके बीच की जो होगी वो तो उसकी छाया होगी ना, वो तो ऑब्जेक्ट की परछाई होगी। समझ पा रहे होगे
मेरी फीलिंग्स को। ओके, तो इसलिए यहाँ पे कई लोगों के दिमाग में आता है यहीं क्यों आएगा, ऐसा कौन सा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि ये यहाँ पे आके टकराएगा, ये बीच में क्यों नहीं आया। बीच में इसलिए नहीं आया क्योंकि मान लो मैंने यहाँ पे बल्ब रखा हुआ था या सन था यहाँ पे बहुत बड़ा, मैंने सूरज लगा दिया ऑब्जेक्ट के पीछे, तो यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई, यहाँ पे मैंने लगा दिया सन। ठीक है, रे ऑफ लाइट आई सन से, और सन से रे ऑफ लाइट आने के बाद में यहाँ पे मैक्सिमम यहाँ तक जा सकती है, बेंट हो सकती है, और सीधी कहाँ तक जा सकती है, बिल्कुल यहाँ तक जा सकती है। तो फर्स्ट को लेते हैं और लास्ट को लेते हैं, क्योंकि जो इमेज होती है किसी भी चीज़ की वो उसकी परछाई तो होती है। आप शीशे पे खड़े हुए, आपके पीछे से रोशनी नहीं होगी तो आपको दिखाई देगा, आप खुद अपने आप को देख पाओगे मिरर में, नहीं देख पाओगे ना। बेसिकली आप देख पाते हो किसकी वजह से, रोशनी की वजह से देख पाते हो। अगर आप आंखों की वजह से देख पाते तो आप अंधेरे में भी देख लेते। तो रोशनी क्या करती है, क्रिएट करती है बीम ऑफ लाइट को। आई होप गेटिंग माई पॉइंट। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो गया विद सेम थीटा एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेड। अब क्या होगा, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन आएगी और डॉटेड लाइन आके पीछे, क्योंकि ये दोनों जो रे हैं वो तो कहीं पे मिल नहीं रही है, इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। इमेज बनने के लिए दो लाइन का इंटरसेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो पीछे तो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, लेकिन आगे की तरफ इंटरसेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आगे की तरफ दोनों इंटरसेक्ट होंगी, और जब आगे की तरफ इंटरसेक्ट होंगी तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, इमेज फॉर्मेशन होगा। ये आपकी क्या होगी, इमेज होगी। ये आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हो गया। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। अब मैंने यहाँ पे लाके एक स्क्रीन रख दी, मैंने यहाँ पे लाके एक बड़ी सी स्क्रीन रख दी, एक पर्दा रख दिया। ठीक है, दिस इज स्क्रीन। अब मुझे स्क्रीन पे तो कोई भी इमेज नहीं मिल रही थी। ठीक है, कोई भी इमेज नहीं मिल रही है। मुझे कहाँ मिल रही है, स्क्रीन के अपोजिट साइड, या बोल दो कि पॉलिश साइड की तरफ, पॉलिश्ड जो आपका मिरर का पॉलिश साइड है वहां पे मिल रही है। तो पॉलिश की तरफ जब स्क्रीन पे नहीं मिलती तो ऐसी इमेज को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। तो जो इमेज फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, रियल की वर्चुअल। स्क्रीन पे नहीं मिल रही है तो वर्चुअल होगी बॉस। कैसी होगी, वर्चुअल। तो यहाँ पे देख लेते हैं, सीधी खड़ी हुई है, बिल्कुल जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी, उसको बोलेंगे इरेक्ट। सेम साइज की होगी, जैसा ऑब्जेक्ट आप खड़े होते हो, आप अपने जैसे ही तो दिखते हो प्लेन मिरर में। जितने डिस्टेंस पे आप मिरर से खड़े होते हो, जैसे 3 सेंटीमीटर दूर आप खड़े हो, मान लो 3 मीटर दूर खड़े हो, तो जो इमेज बनेगी वो भी कितनी बनेगी, 3 सेंटीमीटर दूर ही बनेगी। क्लियर? तो सेम डिस्टेंस पे बनेगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी प्लेन मिरर में, जिसको बोलते हैं लैटरल इन्वर्जन। क्या होता है लैटरल इन्वर्जन, नेक्स्ट स्लाइड में बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। आप देखते हैं और डिटेल में देखते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, और डिटेल में देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो, आपने पेन रख दिया यहाँ पे, मान लेते हैं पेन से यहाँ पे एक मिरर है, 2 रे निकलती हैं और यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके वो वापस चली जाती हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से चली जाती हैं विद सेम एंगल। अब यहाँ पे आपकी ये आईज है, ठीक है, आई है, आप यहाँ से देख रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट कहाँ दिखेगा, आपको ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिरर के अंदर दिखेगा। जब आप पेन को देखोगे मिरर के अंदर तो आपको पेन दिख जाएगा मिरर के अंदर, बिल्कुल दिख जाएगा। और जो पेन की जो डिस्टेंस होगी ना, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे होगा जितने डिस्टेंस पे आपने पेन को रखा था। पेन की ये इमेज है, दिस इज इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये आपका ऑब्जेक्ट है। मान लो यहाँ मिरर तक इसकी डिस्टेंस मान लो 10 सेंटीमीटर दूर थी, तो जो मिरर के अंदर जो पेन की इमेज होगी वो भी 10 सेंटीमीटर दूर ही होगी। क्लियर? अब बात आती है लैटरल इन्वर्जन की। लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है जब प्लेन मिरर में आप अपने आप को देखते हो तो लेफ्ट साइड वाला पार्ट राइट में दिखने लगता है, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट में दिखने लगता है। इस फिनोमिना को बोलते हैं हम लैटरल इन्वर्जन। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी कि व्हाट इज द लैटरल इन्वर्जन। जब चीजें उल्टी दिखने लगती है तो एम्बुलेंस के अंदर होता है, वहां पे एम्बुलेंस उल्टा लिखा जाता है कि आगे वाला अगर मिरर में देखे तो उसको सीधा दिखे। तो लैटरल इन्वर्जन का मतलब होता है जो आगे वाली चीज है वो पीछे दिखने लगे और पीछे वाली चीज आगे दिखने लगे। तो दिस इज कॉल्ड द लैटरल इन्वर्जन। ओके, तो ये प्लेन मिरर की बात की हमने। अब हम नेक्स्ट कर्व्ड मिरर पे चलते हैं। कर्व्ड मिरर का पहला जो टाइप ऑफ मिरर है उसको देखेंगे, जिसका नाम होता है कनकेव मिरर। देखो, कनकेव का मतलब मैं पहले भी बता चुका हूं, केव मतलब जिसका रिफ्लेक्टिंग साइड अंदर की तरफ हो, तो ये आपका कनकेव मिरर होता है भाई। ठीक है, समझ में आ गया, दिस इज योर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर को बना लेते हैं और हम यहाँ पे देखेंगे कि कनकेव मिरर पे जब लाइट आती है, रे ऑफ लाइट आती है, तो वो किस किस तरीके से बिहेव करती है, उनके रूल्स को सीखने वाले हैं। तो कनकेव मिरर में आपको पता है कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि उसके पोल से गुजरती है,
और पोल से के साथ साथ उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरती है। और यहाँ पे इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट से टच करते हुए गुजरती है उसको बोलते हैं पोल। याद रखना, पोल बोलते हैं उसको। ये दोनों पार्ट आपको समझने हैं। समझ में आ गया? इसके बाद में यहाँ पे आपका एक पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसको C से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर उसको हम यहाँ पे 2F से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2F का मतलब क्या होता है? जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, ज़्यादा सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने दिखाया था आपको, जो स्पेरिकल का जो सेंटर होता है वही आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस हेमिस्फीयर में भी होता है। आप बोलोगे इतना दूर क्यों लिया है? इमेज की फॉर्मेशन को अच्छा दिखाने के लिए हम इसको थोड़ा आगे बनाते हैं। होता वो वहीं पे ही है, लेकिन अच्छे से शो करने के लिए हम इसको थोड़ा आगे बना देते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर का लेंथ अगर 3 सेंटीमीटर है तो 1.2 सेंटीमीटर पे जो पॉइंट होगा उस पॉइंट का नाम होगा फोकस पॉइंट। समझ पा रहे हो? तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्मॉल एफ। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्मॉल एफ, जिसको बोलेंगे फोकल लेंथ। कहां से? आपके पोल से और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी को बोलेंगे हम फोकल लेंथ। और फोकल लेंथ के बाद में जो ये आपका होगा, दिस इज कॉल्ड द रेडियस। दिस इज कॉल्ड द रेडियस। जो रेडियस होगा वो आपका डबल होगा फोकल लेंथ के, बस ये याद रखना। तो इसको C से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको 2F से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखते हैं रूल नंबर 1 कि कैसे बिहेव करेगी लाइट। अगर लाइट की जो रे है वो बिल्कुल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, सीधी आ रही है, और आके क्या कर रही है? टकरा रही है। आपको पता है ये कर्व्ड सरफेस है, और आपको पता है ये क्या करता है? कन्वर्ज करता है, सिकुड़ता है। तो जो रे ऑफ लाइट होगी वो क्या करेगी? इन्फिनिटी से आने वाली, पैरेलल टू एक्सिस से आने वाली, मुड़ के किधर चली जाएगी? फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। इधर से आने वाली टकरा के कन्वर्ज होके फोकस पॉइंट से पास हो जाएगी। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, पहला रूल। इस दूसरे रूल पे चलते हैं। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट कहाँ पे आ रही है? अगर स्ट्राइक कर रही है आपके पोल पे, आके सीधा पोल पे स्ट्राइक कर रही है, तो वो क्या किस तरीके से बिहेव करेगी? पोल पे स्ट्राइक करने वाली कुछ नहीं, कहीं कन्वर्ज नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल पॉइंट, मिड पॉइंट पे आ रही है। तो ये विद सेम थीटा, जितना थीटा यहाँ पे था उतना ही थीटा यहाँ पे होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की वजह से। तो सेम थीटा से अपने आप को रिफ्लेक्ट कर लेगी। तो दूसरा रूल ऑफ रिफ्लेक्शन इन कनकेव मिरर। तीसरा, अगर आपकी ये आपका क्या होता है? ये आपका फोकस पॉइंट होता है, ये आपका 2F जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे ऑफ लाइट आती है, तो वापस इसी पाथ से वापस चले जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चली जाती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, 3 रूल्स याद रख लें कि इन्फिनिटी से आने वाली फोकस पे और फोकस से आने वाली इन्फिनिटी। तो आपको याद रखना है कि इन तीनों में देखो, फोकस और इन्फिनिटी का ना एक रिश्ता होता है। पूरे चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा कि फोकस से आने वाला चीज इन्फिनिटी पे और इन्फिनिटी से आने वाला फोकस पे चला जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट जाएगा, और पोल पे आने वाला विद सेम थीटा अपने आप को रिफ्लेक्ट कर लेगा। ये 3 रूल हैं जो कि आपको मिरर में बड़ी हेल्प करने वाले हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे अब इमेज कैसे फॉर्म होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सबसे पास रखेंगे, फिर धीरे धीरे पीछे लेके जाएंगे, फिर देखेंगे किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले मैं रखता हूँ यहाँ पे, ये आपका क्या है? फोकस पॉइंट है, ये आपका है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उसको रखता हूँ आपके पोल और फोकस पॉइंट के बीच में, जो कि आपका क्या है? नियरेस्ट पॉइंट मान सकते हो। तो आपको हमेशा 2 बीम ऑफ लाइट निकालनी है। हम ध्यान से कान को खोल के एकदम अच्छे से सुनना कि जब भी आप बीम ऑफ लाइट निकाल रहे हो तो एक तो जाएगी बिल्कुल पैरेलल टू द एक्सिस। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे लगा दो एक ल्यूमिनस, या बोलो सूरज भगवान को यहाँ पे बिठा दो। जो ये लाइट पीछे से निकालेगा उसकी जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जो परछाई बनाने की ताकत है, वो एक तो स्ट्रेट निकालेगा और एक नीचे निकालेगा। ठीक है, यही चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो एक रे ऑफ लाइट होगी वो निकलेगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और दूसरा होगा जो आएगी नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ किधर? ऑब्जेक्ट के सामने। लिसन टू मी, ऑब्जेक्ट के सामने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, उस पॉइंट पे स्ट्राइक करवाना है आपको। जैसे अभी ऑब्जेक्ट के सामने इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है? पोल है। क्या है? पोल है। तो एक तो आएगा बिल्कुल सीधा इस तरीके से, और आपको पता है इन्फिनिटी से आने वाला, पैरेलल टू एक्सिस आने वाला किससे पास होता है? आपके फोकस पॉइंट से पास होता है। तो यहाँ पे फोकस पॉइंट से पास हो जाएगा, हमने जैसा रूल्स में सीखा था तीनों में। दूसरा केस, अब दूसरी बीम ऑफ लाइट को निकालेंगे। तो
मैंने बोला था कि ऑब्जेक्ट के सामने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पे स्ट्राइक करवा देना। तो यहाँ पे पोल है तो पोल पे स्ट्राइक करेगा और स्ट्राइक करके रिफ्लेक्ट होगा विद सेम थीटा। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल क्या होगा, नीचे जाएगा। क्लियर। अब क्या होगा, इमेज तो फॉर्म हो ही नहीं सकती क्योंकि दोनों क्या है, मिल ही नहीं रहे, इनकी तो डिस्टेंस आगे बढ़ती जा रही है। इमेज बनने के लिए दोनों की दोनों बीम ऑफ लाइट का क्रॉस होना, मिलना जरूरी है। इधर अगर नहीं मिल रही हैं तो हम स्क्रीन के उधर चले जाते हैं। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाते हैं। अब डॉटेड लाइन से आगे बढ़ाने पे हमें पता चलता है कि दोनों क्रॉस कर रही हैं। क्रॉस कर रही है तो जो इमेज की फॉर्मेशन होगी वो कुछ ऐसी होगी। तो इमेज की फॉर्मेशन आपको देखने को मिल गई। तो यहाँ पे जो इमेज फॉर्म हुई वो कैसी हुई, एनलार्ज, बड़ी हुई। अब आप बताइए ये वर्चुअल है कि रियल है। पॉज द वीडियो राइट नाउ और टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट इन द कमेंट सेक्शन कि ये वर्चुअल है कि ये रियल है। आपने लिख दिया होगा। तो ये जो इमेज होगी वो वर्चुअल होगी। कैसे होगी, आपको पता है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इस तरफ है, ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है। अब इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने आपको क्या रखना है, स्क्रीन रखनी है। अगर इमेज इसके स्क्रीन पे बन जा रही है तो आपका रियल होगा। यहां पे बनने वाली जितनी भी इमेजेस होंगी वो क्या होंगी, रियल होंगी। इसके जस्ट अपोजिट बनने वाली सारी की सारी क्या होंगी, वर्चुअल होंगी। याद रखना, स्क्रीन पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने स्क्रीन रखनी है, पर्दा रखना है, पर्दे पे बन रही है इमेज तो रियल है, नहीं बन रही है तो वर्चुअल है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। क्योंकि मिरर तो रिफ्लेक्ट करता है ना बॉस। अगर वो रिफ्लेक्ट करके इमेज बना रहा है रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ रखी हुई स्क्रीन पे तो वो इमेज रियल होगी, नहीं तो वर्चुअल होगी। तो ये कैसा इसका नेचर होगा, वर्चुअल होगा। इरेक्ट होगी मतलब खड़ी हुई होगी, सीधी। बड़ी होगी, एनलार्ज्ड होगी। ठीक है, ये समझ में आ गई पहला केस। अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा पीछे ले जाते हैं। अभी कहाँ रखा होता, पोल और एफ के बीच में। ये आपका एफ था, ये आपका पोल था। अब हम उठा के ऑब्जेक्ट को एफ पे, फोकस पॉइंट पे रख देंगे। तो वापस से देखते हैं, ये आपका फोकस पॉइंट है, दिस इज योर फोकस पॉइंट, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। तो यहां पे रख देते हैं, कहां पे रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, नहीं फोकस पॉइंट पे रख दिया। फोकस पॉइंट पे, फोकस पॉइंट पे अगर मैं रखता हूं तो एक रे ऑफ लाइट आपकी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस निकलती है और क्या करती है, वो फोकस से निकल जाती है, फोकस से कट हो जाती है। क्लियर। दूसरा यहाँ पे पोल पे स्ट्राइक करती है और जो इमेज है वो कहाँ पे बनती है, आगे जाके इन्फिनिटी पे बनती है। तो इमेज कैसी बनेगी, उल्टी, इन्वर्टेड। कैसी बनेगी, एनलार्ज्ड। ठीक है, रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी। पॉज द वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो केस 2 वर्चुअल की रियल। आई होप आपने लिखा होगा, नहीं लिखा पॉज द वीडियो, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट। इसी तरीके से आप कनेक्ट कर पाओगे लेक्चर से। ठीक है, तो आपने लिख दिया होगा यस, ये रियल इमेज बनेगी क्योंकि ये पर्दे पे आपको क्या दे रही है, पूरी की पूरी इमेज, तस्वीर अपनी बना के दे रही है भाई, रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ। ओके, तो रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, एनलार्ज होगी, कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, इसकी पोजीशन इन्फिनिटी पे होगी। तो मैंने बताया था कि फोकस का और इन्फिनिटी का एक रिलेशन होता है, देखना, फोकस पे रखी हुई इन्फिनिटी पे बन रही है, फोकस पे आने वाली इन्फिनिटी पे चली जा रही है, इन्फिनिटी से आने वाला फोकस से चला जा रहा है। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ये कुछ चीजें हैं जो आपको कॉमन मिलेंगी, उनको याद रख लो तो चैप्टर इजी हो जाता है। अब हम ऑब्जेक्ट को और पीछे ले जाएंगे। अब हम सी और एफ के बीच में, ये आपका फोकस पॉइंट है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब दोनों के बीच में रखूंगा ऑब्जेक्ट को, कहाँ रखूंगा, यहां पे रख दिया। अब जाओ, पैरेलल टू द एक्सिस कहां से निकलता है, बिल्कुल फोकस पॉइंट से। अब ऑब्जेक्ट के जस्ट आगे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोकस पॉइंट है, तो ये फोकस पॉइंट से निकाल देंगे रे ऑफ लाइट को। फोकस पॉइंट से निकलने वाली इन्फिनिटी पे जाती है। अब इमेज बन गई आपकी कहां पे, सी के बियॉन्ड, बियॉन्ड सी उसकी पोजीशन होगी। रियल बनेगी कि वर्चुअल बनेगी, अगेन केस 3 करके पॉज द वीडियो, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो प्लीज लिखो, प्लीज 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 लिखो। आई होप लिखा होगा आपने। पॉज द वीडियो नहीं लिखा तो लिख दो। इससे क्या होगा, आप इंटरेक्ट होते हो, आपको मजा आने लगता है लेक्चर में, तब आप अच्छे से क्लियर होता है कॉन्सेप्ट। ओके ओके, लिख दिया होगा। तो ये रियल होगी क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन थी, स्क्रीन पे बनेगी तो यहाँ पे बनने वाला तो हर एक क्या होता है, रियल ही होता है। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, रियल होने वाली है, एनलार्ज होने वाली है, और आपके ऑफकोर्स बियॉन्ड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f बियॉन्ड पे बनेगी, और इन्वर्टेड होने वाली है, उल्टी होने वाली है। केस नंबर 4, केस नंबर 4 पे आपको देखना है यहाँ पे। अब हम और पीछे ले जाते हैं,
कहाँ रख देते हैं, सी पे रख देते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ले जाके ये ऑब्जेक्ट को रख देंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो यहाँ पे सीधा एक इन्फिनिटी से पैरेलल आने वाला, एक्सिस से पैरेलल आने वाला निकालेंगे, जो कि कहाँ पर होके जाएगा, फोकस पॉइंट से होके जाएगा। दूसरा हम फोकस पॉइंट से होके निकालेंगे जो कि आपका पैरेलल चला जाएगा। अब जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, बिल्कुल सी के नीचे ही बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी। रियल की वर्चुअल बताओ, स्क्रीन पे बन रही है ना, रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ पर्दा रखा हुआ है, और यहाँ पे अगर इमेज बनेगी तो कैसी बनेगी, रियल बनेगी ना, तो ये इमेज रियल होगी। समझ में आ रही होगी इस बात, मैं पीछे ले जा रहा हूँ धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को। तो रियल होगी, सेम साइज की होगी, इन्वर्टेड होगी और सेम पॉइंट पे होगी, सी पे ही बनेगी, पोजीशन सी होगी। अब केस नंबर 5 देख लेते हैं। केस नंबर 5 में बियॉन्ड 2C ले जाता हूं, तो यहाँ पे आप बहुत इजीली कर लोगे। एक तो सीधी निकाल दो जो कि घूम के F से निकल जाएगी, दिस इज योर F, दिस इज योर फोकस पॉइंट, इस F से निकल जाने वाली है। दूसरा, ऑब्जेक्ट के जस्ट आगे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, C है, तो दूसरी C से निकाल देंगे। जस्ट आगे जो है उससे निकालना है। अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो बनेगी बहुत छोटी सी, किसके बीच में बनेगी, आपकी सी के और एफ के बीच में बनेगी, दिस इज इमेज। ओके, डिमिनिश्ड होगी, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, बिटवीन एफ एंड सी होगी, तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये इस तरीके से काम करता है। अब ऑब्जेक्ट को ले जाके रख देंगे इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे रखे हो ऑब्जेक्ट से निकलने वाली दो रेस, जो कि फोकस से काटेगी, दूसरी भी फोकस पे काटेगी, तो जो इमेज बनेगी वो सीधी बनेगी, रियल बनेगी, लेकिन उसकी जो साइज होगी वो पॉइंट साइज होगी, आप देख पा रहे हो बहुत छोटी सी होगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। इरेक्ट होगी, रियल होगी, पॉइंट साइज इमेज होगी, कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। तो मैंने बताया ना, फोकस का और इन्फिनिटी का तो कोई नाता है, हर जगह कॉमन दिख रहा है आपको, तो ये तो याद रख लेना है। अगर यहां तक आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज 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 हिट द सब्सक्राइब बटन, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक बार लाइक दबा दो, ओके, और बेल आइकन जरूर दबा देना, इससे नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे, इससे मोटिवेशन मिलती है। चलो आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट मिरर की बात कर लेते हैं, जो कि है आपका कन्वेक्स मिरर। देखो, कन्वेक्स मिरर कनकेव की तरह नहीं होता, कन्वेक्स मिरर फैला देता है। वो कन्वर्स कर रहा था, ये डाइवर्स करता है, फैलाता है। तो ये थोड़ा समझना, थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा कैसे समझते हैं। ये कन्वेक्स मिरर है, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। ये यहां पे आपने देखा कि यहां से आई एक इन्फिनिटी से पैरेलल टू द एक्सिस आई, कनकेव तो कर रहा था कन्वर्स, ये कर रहा है डाइवर्स, ये फैला दे रहा है। भाई डाइवर्स कर रहा है तो इमेज कैसे बनेगी, लेकिन इसकी जो इमेज फॉर्मेशन होगी ना, वो जो पॉलिश सरफेस है ना उसके जस्ट अपोजिट, मतलब पॉलिश सरफेस की तरफ होगी, मतलब इधर होगी, वो भी डॉटेड लाइन से। ठीक है, क्योंकि काटना जरूरी है ना, कि कहीं ना कहीं तो आपकी रे काटेगी। जो ये डॉटेड है लाइन, इसका मतलब होता है दिस लाइन इज इमेजिनरी लाइन। जहां जहां इमेजिनरी लाइन है उसको मैंने डॉटेड से शो किया है। तो यहाँ पे पहला केस तो आपको याद रखना है। और ये कहाँ से पास हो रही है, देखो इन्फिनिटी से आ रही है ना, तो ये आपकी एफ है, ये आपका 2f है। आप बोलोगे यहाँ पे भी f, यहाँ पे भी 2f, इधर भी f था पहले तो इधर भी 2f था, बिल्कुल आप इसको f1 और 2f1 मान लो, और इसको f2 और 2f2 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे तो इन्फिनिटी से आने वाला डाइवर्स फैल जाता है कन्वेक्स में, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन फोकस पॉइंट से चली जाती है पीछे की तरफ, स्क्रीन से पीछे की तरफ। ओके, दूसरा केस देखते हैं। दूसरे केस में अगर कोई फोकस पॉइंट की तरफ कोई रे आ रही है तो वो किधर चली जाएगी, वो इन्फिनिटी पे टकरा के चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। और एक डॉटेड लाइन जो है वो आपकी यहाँ पे फोकस पॉइंट की तरफ आती हुई दिखाई देगी। क्लियर, मतलब फोकस की तरफ आने वाला इन्फिनिटी और इन्फिनिटी की तरफ आने वाला फोकस। बताया ना मैंने, फोकस और इन्फिनिटी का चक्कर आपको याद रखना है। नेक्स्ट, थर्ड रूल, अगर मैं बोलूं कि कोई भी रे ऑफ लाइट अगर 2C या 2F बोल दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है, तो वो इसी वे में वापस चली जाएगी, वो इसी वे में वापस चली जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके इसी वे में वापस चली जाएगी। और एक हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर देते हैं कि ये C से पास होगी। क्लियर, तो वही है, C से आने वाला अगेन C पे चला जाएगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, डाइवर्ज हो रही है, क्योंकि जो सरफेस है वो कैसा है, डाइवर्जिंग सरफेस है।
ये 3 रूल्स आपको याद रखने हैं। चौथा रूल भी देख लेते हैं। अगर कोई लाइट आके स्ट्राइक करती है पोल पे तो वो सेम थीटा के साथ में वापस क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और एक इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, वो उनके भी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये 4 रूल्स आपको याद रखने हैं। अब हम देखेंगे किस तरीके से इमेज की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे इमेज की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो अगर ऑब्जेक्ट, पहला केस है, यहाँ पे 2 ही केस होते हैं आपके कन्वेक्स में। पहला केस है ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, अनंत पे रखा हुआ है, तो अनंत पे रखा हुआ तो सीधा है कि एक पैरेलल टू द एक्सिस आएगा, दूसरा ये टकरा के वापस चला जाएगा। अब यहाँ पे तो कट ही नहीं रहा, लेकिन एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे फोकस पे कट करेगी अपने आप को। किस पे, फोकस पे कट करेगी। दूसरा नीचे की तरफ से आएगा, वो भी पैरेलल टू द एक्सिस होगा और वो भी डाइवर्ज होके क्या चले जाएगा, वापस चला जाएगा। और जो पीछे डॉटेड लाइन है वो भी फोकस पे कट करेगी। जो इमेज बनेगी वो किस पे बनेगी, फोकस पॉइंट पे बनेगी। कैसी बनेगी, बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगी, बिल्कुल पॉइंट साइज बनेगी। अब आप मुझे बताओगे कि ये रियल होगी या फिर वर्चुअल होगी। आपको बताना है कन्वेक्स, केस 1, रियल की वर्चुअल। नीचे लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में, रियल वर्चुअल केस 1। मैं हर कमेंट को पढ़ता हूं, जो भी आपको नहीं समझ आएगा आई विल डेफिनेटली राइट ये आपका पॉइंट गलत है, इस तरीके से है। तो प्लीज आपको लिखना है। पॉज द वीडियो राइट नाउ। ओके, आई होप आपने लिखा होगा। अब देखते हैं कि रियल होगा कि वर्चुअल होगा। तो यहां पे आपको पता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है बॉस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इधर वाला। तो मेरे को जो स्क्रीन रखनी है वो किधर रखनी है, इधर रखनी है। यहां पे मैंने स्क्रीन रख दी, ठीक है, कोई भी पर्दा रख दिया ब्लैक कलर का, ब्लू कलर का। और जो इमेज बन रही है वो किधर बन रही है, स्क्रीन के इधर की तरफ। तो यहां पे बनने वाला हर एक इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो ये जो इमेज बनेगा वो भी वर्चुअल बनेगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, कन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज बना ही नहीं पाता। कन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज नहीं बना सकता, याद रखने, नोट कर लेना इसको। दूसरा और फाइनल केस कन्वेक्स का, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, क्योंकि ये आगे पीछे कितना भी कर लो आप, बस साइज बढ़ जाएगी लेकिन पोजीशन, आपका नेचर सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो, अगर मैंने पोल के दिस इज पोल और दिस इज इन्फिनिटी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो तो एक सीधा जाएगा और फोकस से निकलेगा पीछे डॉटेड लाइन के साथ में। दूसरा पोल यहां पे सी की तरफ जाने की कोशिश करेगा और सी से जाने वाला वापस सी को रवाना हो जाता है, रिफ्लेक्ट होके विद द सेम पाथ। तो यहां पे जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, देखो ध्यान से, छोटी बनेगी। और कहां बनेगी, पोजीशन जरूर याद रखना। पोजीशन होगा आपका, ये है आपका फोकस पॉइंट, ये है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये था आपका पोल। तो पोल और फोकस पॉइंट के बीच में हमेशा आपको कन्वेक्स के अंदर इमेज फॉर्मेशन दिखेगा, हमेशा छोटा दिखेगा। लेकिन जैसे 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 पास लाओगे ना, तो जो साइज ऑफ इमेज है वो थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा बढ़ेगा, बस इतना फर्क पड़ेगा। तो यहां पे कन्वेक्स के सिर्फ 2 ही केसेस हैं, तो दोनों याद रखना है। और हमेशा कन्वेक्स के अंदर कैसी इमेज बनेगी, हमेशा वर्चुअल बनेगी। दिस इज व्हाट यू ऑलवेज हैव टू रिमेंबर, हमेशा वर्चुअल। क्यों, स्क्रीन इधर थी रिफ्लेक्टिंग साइड की तरफ, लेकिन इमेज बन रहा है इधर। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, प्लीज प्लीज लिख लेना इसको कहीं पे। अब आप बोलोगे फोकस पॉइंट पे रखोगे तब क्या होगा, यहाँ पे भी तो एक फोकस पॉइंट होगा, यहाँ पे भी तो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। आप कहीं पे भी रखो, कन्वेक्स के अंदर फोकस, मतलब बोला ना, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रखो, जो इमेज बनेगी वो हमेशा ऐसी ही बनेगी। बस थोड़ा पास लाने पे थोड़ी सी साइज बढ़ जाएगी। सेम इसका वर्चुअल रहेगा, इसका नेचर इरेक्ट रहेगा, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट रहेगा, सेम रहेगा। कनकेव के अंदर चीजें बदल जाती थी, लेकिन यहां नहीं बदलेंगी। ओके, चलो लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे मिरर्स फॉर्मूला की। देखो, मिरर फॉर्मूला को समझने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं। 3 टर्म्स होती हैं मिरर फॉर्मूला, मैं लिख देता हूं पहले आपके लिए। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब आप पूछोगे व्हाट इज v, दिस इज स्मॉल v, व्हाट इज u, व्हाट इज f। देखो, v जो होता है ना, वो होता है आपका इमेज से पोल की डिस्टेंस। ये आपका पोल है, इमेज मान लो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आपका फोकस पॉइंट है। इमेज आपका यहां पे बन रहा है, नीचे की तरफ बन रहा है। तो इमेज से पोल की डिस्टेंस जो होगी ना, उसको बोलेंगे क्या, v बोलेंगे। और ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस को बोलेंगे हमेशा क्या, u बोलेंगे। और जो फोकल लेंथ होगा ना आपके मिरर का, उसको स्मॉल f बोलेंगे। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन 1/v
प्लस 1 में u इज इक्वल टू 1 में फोकल लेंथ। मतलब जो आपका इमेज, पोल से इमेज की डिस्टेंस, पोल से आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और पोल से फोकस पॉइंट की डिस्टेंस, इन तीनों का जो रिलेशन होता है उसको ही बोलते हैं मिरर्स फॉर्मूला। अब इसके अंदर एक और फॉर्मूला आता है जिसको बोलते हैं हम क्या, मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मैग्निफिकेशन? मैग्निफिकेशन का मतलब होता है, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया, मिरर के सामने रखा, जो उसने उसकी इमेज बनाई वो ऑब्जेक्ट से ज्यादा बनेगी तो मैग्नीफाइंग इमेज, छोटी बनेगी तो मैग्निफिकेशन लेस, मतलब मैग्निफिकेशन नहीं हुआ। तो मैग्निफिकेशन का मतलब है इमेज का बड़ा या छोटा बनना। तो बेसिकली किससे रिलेटेड है ये आपका रिलेटेड है आपके हाइट ऑफ द इमेज से और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट से। तो मैग्निफिकेशन जो होता है हाइट ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। इसका जो फॉर्मूला होता है वो दो फॉर्मूले होते हैं। एक होता है आपका यहाँ पे मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन में यू। आप बोलोगे माइनस वी अपॉन में यू मतलब वी वही वी है जो इस फॉर्मूले में यूज हुआ है। वी का मतलब है पोल से और आपके इमेज की डिस्टेंस, वो भी माइनस के साइन के साथ में, और u वही u है जो आपका ऑब्जेक्ट से पोल की डिस्टेंस। पहला फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का। दूसरा फॉर्मूला भी होता है मैग्निफिकेशन का, जो होता है हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज की हाइट कितनी है उसको ही तो मैग्निफिकेशन बोलेंगे ना बॉस। तो दिस इज हाउ वी विल डिफाइन द मैग्निफिकेशन। क्लियर? तो मैग्निफिकेशन क्लियर हुआ। और मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस में 1/u प्लस में 1/m। These are the formulas which we will use to solve the any numerical. Okay, let's move further. Next चलते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, when we will use this formula, हम जब भी इस फॉर्मूला को यूज करेंगे तो यहां पे कंफ्यूजन होगी कि v की वैल्यू माइनस में लूं, u की वैल्यू माइनस में लूं कि प्लस में लूं, f की वैल्यू माइनस में लूं कि प्लस में लूं। किस तरीके से डिसाइड करना है? देखो, इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स या फिर इन मिरर्स। यहां पे आपने एक मिरर लिया, अब यहां पे साइन का जो ध्यान रखना है कि पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है, वो बिल्कुल आपको मैथ वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। मैथ के अंदर हम किसी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे माइनस प्लस कैसे कंसिडर करते हैं कि जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव साइड पे आता है ना, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस, दिस इज द नेगेटिव साइड ऑफ द वाई एक्सिस। तो जो भी आप डिस्टेंस ले रहे हो बिना घबराए आपको इसी चीज को फॉलो करना है, नहीं तो चीजों को रटते रह जाओगे और चीजें गलत होंगी। जो भी डिस्टेंस इधर आ रही है, जो भी डिस्टेंस इस पे आ रही है उसको नेगेटिव में लो, जो भी डिस्टेंस इधर आ रही है उसको आप पॉजिटिव में लो। गारंटी दे रहा हूं मैं, लिख के दे रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आपको इस साइन कन्वेंशन को फॉलो करना है। अगर नीचे की तरफ कोई भी डिस्टेंस आ रही है, जैसे कि इन्वर्टेड आपका इमेज बन रहा है, इमेज की हाइट लेनी है तो नेगेटिव लो। अगर ऊपर की तरफ इरेक्ट इमेज बन रही है तो पॉजिटिव लो। दिस इज हाउ यू हैव टू कंसिडर पॉजिटिव नेगेटिव, जिसको बोलते हैं हम साइन कन्वेंशन। तो ये फॉर्मूला और साइन कन्वेंशन याद रखना है। अब हम मूव करते हैं रिफ्रैक्शन की तरफ। रिफ्रैक्शन की तरफ मूव करने से पहले आपको, अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज 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 हिट द सब्सक्राइब बटन यार। रिफ्रैक्शन का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि रिफ्रैक्शन अकर ओनली इन ट्रांसपेरेंट मीडियम। कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है जैसे ग्लास है, उससे लाइट का पास हो जाना। पहले एयर में चल रहा था आराम से लाइट, बीच में आपने लाके खड़ा कर दिया क्या, ग्लास में आते उसकी स्पीड धीरे हो जाएगी, ठीक है ना, तो वो पास होके निकल जाएगा, फिर से सेम स्पीड में आ जाएगा। इस फिनोमिना को ही हम रिफ्रैक्शन बोल देते हैं बॉस। आराम से लाइट आ रही थी, वैक्यूम में आ रही थी, बोल दो एयर में आ रही थी, आती 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 आपने बीच में रख दिया ग्लास से टकराने के बाद में उसकी स्पीड क्या होगी, स्लो। जैसे आप रनिंग कर रहे हो, आप रोड पे रनिंग कर रहे हो, बहुत तेज भाग रहे हो, बीच में बहुत ज्यादा रेत की वाली जगह आ जाती है तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, फिर से रोड आ जाती है, फिर से आप उसी स्पीड से चलने लग जाओगे। तो इससे रिलेट कर लो आप कि आप बाइक चला रहे हो, कार चला रहे हो, कार के 2 व्हील्स हैं, आप चला रहे हो बिल्कुल एक प्लेन रोड पे, आपकी जो डामर की रोड है, बिटुमिन की रोड है, आप चला रहे हो, बीच अचानक से क्या आ गया आपके सामने, एक रेत आ गई, बहुत ज्यादा रेतीली जगह आ गई, तो आपकी जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी। फिर से आप जैसे ही रोड पे जाते हो फिर से स्पीड सेम हो जाएगी। तो इस फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं भैया। समझ में आ गई बात? तो अगर इसकी डेफिनेशन से देखना चाहूं, द बेंडिंग ऑफ लाइट वेव व्हेन इट मूव फ्रॉम द वन मीडियम टू द अनदर मीडियम। अब आप बोलोगे बैंड क्यों होता है यार,
देखो, आप जब गाड़ी चलाओगे ना, गाड़ी चला रहे हो, बिल्कुल ऐसे ला रहे थे, ये आपका था बिटुमिन का रोड, ठीक है, ये वाला, और ये जो पार्ट है ना, दिस पार्ट इज मेड अप ऑफ द रेतीला पार्ट, ये आपका सैंडी इलाका है, सैंड से बना हुआ है। आप गाड़ी को लाओगे तो जैसे ही गाड़ी को लाओगे तो ये पहिया टच होगा और इस पहिए की क्या होगी, स्पीड स्लो होगी, फिर ये मूव करेगा आगे की तरफ और आपकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाएगी, फिर वापस से स्पीड जैसे थी पहले वैसे हो जाएगी, ठीक है, बैक टू द नॉर्मल। अब देखो ये रिफ्रैक्शन समझ आया, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। लेट्स मूव फर्दर। अब रिफ्रैक्शन को और थोड़ा डिटेल में समझते हैं, थोड़े इसके साइंटिफिक फीचर्स को देखते हैं, जैसे कि साइंस में इसको किस तरीके से देखा जाता है। ये ग्लास है जिसको मीडियम बोला गया है, ऊपर वाला आपका हवा है, एयर है, जो आपकी रे ऑफ लाइट है वो एयर से आती है, एयर से आती है, एयर से आती है, आराम से आ रही थी, जैसे ही ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो ये क्या करेगी, जो नॉर्मल होता है ना, नॉर्मल परपेंडिकुलर, उसकी तरफ मुड़ जाएगी, उसकी तरफ बेंट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसकी स्पीड जो होगी वो स्लो हो जाएगी। ओके, तो यहां पे एक एंगल बनेगा जिसको बोलेंगे एंगल आई, और यहां पे एक एंगल बनेगा जिसको बोलेंगे एंगल आर, ठीक है, रिफ्रैक्टेड एंगल और इंसिडेंट एंगल दोनों कभी बराबर नहीं होते हैं। किसके केस में, रिफ्रैक्शन के केस में जो एंगल आई होता है विल डज नॉट इक्वल टू एंगल आर, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे इन द केस ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, वापस से ये निकल जाएगा, वापस से निकल जाएगा, तो फिर ये क्या कर रहा है, जब ये डेंसर मीडियम में घुस रहा था, अब डेंसर मीडियम क्या होता है, घना मीडियम, जिसका डेंसिटी ज्यादा हो, जिसके पार्टिकल्स बिल्कुल पास पास हो, तो डेंसर मीडियम में घुसते टाइम इसकी स्पीड कम होती है, जैसे ही कम होती है गाड़ी की स्पीड तो वो सीधी होने लगती है, सीधी होने का मतलब है नॉर्मल की तरफ मूव करने लगती है, जैसे इसकी स्पीड तेज होती है तो ये नॉर्मल से दूर जाने लगती है। समझ में आ गई बात। तो डेंसर से, और जो कम डेंसर होता है उसको रेयर मीडियम बोलते हैं, हवा एक रेयर मीडियम है, ग्लास एक डेंसर मीडियम है, पानी भी एक डेंसर मीडियम है एज कंपेयर टू हवा, एयर, ठीक है। तो जैसे ही ग्लास से हवा में निकलेगा, मतलब ज्यादा डेंसिटी से कम डेंसिटी वाली जगह पे निकलेगा तो फ्री हो जाएगा, सीधा जाएगा, और जो नॉर्मल है उससे दूर चला जाएगा। क्लियर? ओके, समझ में आ गई इतनी बात? ओके, अब हम यहां पे एक चीज देखने वाले हैं जिसका नाम होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली किससे जोड़ के देखा जा सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखा जा सकता है वेलोसिटी से। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस बिटवीन इट व्हेन इट एंटर द मीडियम फ्रॉम एयर। मतलब हवा से किसी भी मीडियम में घुस रही है तो उसकी स्पीड में कितना चेंज आ रहा है, उस स्पीड को, उस स्पीड के रेशियो को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देते हैं। क्लियर? तो यहां पे देखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कैसे लिखा जाएगा। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है, आपकी कोई भी एक मीडियम 1 थी, मैं मान लेता हूं यहाँ पे मीडियम 1, यहाँ पे ग्लास एयर को मान लेता हूं, और यहाँ पे मीडियम 2 आपके ग्लास को मान लेते हैं। तो जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो कैसा होगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट मीडियम 2। मतलब वेलोसिटी को आप चेक कर रहे हो कि वेलोसिटी या बोल दो स्पीड कितनी चेंज हो रही है। क्लियर? जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर कर रहे हैं। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कुछ नहीं है। पहले हम क्या कर रहे थे, जो मीडियम था वो था आपका, पानी भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन एब्सोल्यूट के अंदर जो मीडियम होगा वो आपका होगा वैक्यूम। मतलब कोई भी एयर, कोई भी पार्टिकल प्रेजेंट नहीं होगा उसमें। आपकी लाइट की स्पीड जो कि कितनी होती है वैक्यूम में, कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो इसके कंपैरिजन में जब वेलोसिटी या स्पीड देखी जाती है किसी मीडियम के अंदर रे ऑफ लाइट की, तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आया। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक तरीके से और लिखते हैं। कैसे लिखते हैं देखो ध्यान से। एक होता है यहां पे N12, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 2। इसका मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2, ठीक है। या फिर इसको लिखा जाए 2 1, तो इसका मतलब है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। बस ये आपको याद रखना है।
कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि किसी एक मीडियम में वेलोसिटी आपकी लाइट की और किसी दूसरे मीडियम में वेलोसिटी लाइट की, उसका रेशियो ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। क्लियर हो गई इतनी बात? लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। एक चीज होती है जिसको बोलते हैं स्नेल्स लॉ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्नेल्स लॉ? इसको थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि ये पूछ लिया जाता है। स्नेल्स लॉ बताता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर। ये याद रखना, गिवन कलर एंड द फॉर अ पेयर ऑफ मीडियम। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि यहां पे जो एंगल ऑफ आई बनेगा ना और नीचे यहां पे एंगल ऑफ आर बनेगा ना, अगर मैं यहां पे साइन थीटा की जगह एंगल आई लिखूं डिवाइडेड बाय ट्रिग्नोमेट्री का साइन आर लिखूं, तो किसी भी गिवन मीडियम के लिए और किसी भी गिवन एक कलर के लिए आपको कलर भी नहीं बदलना और आपको यहां पे मीडियम्स भी नहीं बदलने, तो इन दोनों का जो रेशियो रहने वाला है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चाहे आप इसको, मैं तिरछी ला रहा हूं, आप और तिरछी लेके आ जाओ, इसको और तिरछा लेके आ जाओ, तो तिरछा लेके आऊंगा तो आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी तो आर की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन जो रेशियो रहने वाला है दोनों का वो क्या रहने वाला है? कांस्टेंट रहने वाला। ये स्नेल्स लॉ होता है, समझ पा रहे हो? लेकिन ये स्नेल्स लॉ कब अलाउ होता है, कब अप्लाई होता है? जब जो लाइट आ रही है उसका कलर सेम होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलर चेंज होने पे डेविएशन बदल जाता है, और जो मीडियम है वो भी सेम होना चाहिए, तब जाके जो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर होता है वो कांस्टेंट रहता है। चाहे आप कितना भी इंक्लाइंड कर दो, कितना भी इंक्लाइंड कर दो, आई बढ़ेगा तो आर घटेगा, लेकिन रेशियो ऑफ साइन आई अपॉन आर विल बी सेम फॉर द सेम कलर एंड द सेम पेयर ऑफ मीडियम। ओके, लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे लेंसेज देखेंगे। यह तो हमने देखा सिंपल एक ग्लास के अंदर रिफ्रैक्शन। अब मैंने क्या किया? अब मैंने एक ऐसी मीडियम बना दिए। पहले तो सिंपल एक ग्लास था जिससे चीजें पास हो रही थी, अब मैंने एक मीडियम क्रिएट कर दिया। वो मीडियम क्या था कि एक मीडियम क्रिएट किया जो बीच में से मोटा था और किनारों से पतला था। उसको बोला मैंने यहाँ पे क्या? कन्वेक्स लेंस। ये जो लेंस है उसको मैंने, ये लेंस ऐसे होता है, मैं इसको ऐसे दिखा रहा हूँ, साइड से बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है, जिसको कन्वेक्स लेंस बोलते हैं, और किनारों से मोटा बीच में से पतला जिसको हम कनकेव लेंस बोलते हैं। ठीक है, दो तरीके के लेंस होते हैं। अब ये कैसे बिहेव करते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कन्वेक्स लेंस के बारे में। तो सबसे पहले कन्वेक्स लेंस को समझना है। आपको पता है कि लेंस के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट मैं रखूंगा, ये आपका कन्वेक्स लेंस है, तो इसके बीच वाले पॉइंट को बोलते हैं आपका क्या? ये जो सीधा एक्सिस निकल रहा है प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर। दिस मिड पार्ट इज नोन एज द ऑप्टिकल सेंटर। जो पोल था आपके मिरर में उसकी जगह यहाँ पे नाम दिया जाता है ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर? दोनों चीजें समझ आ गई आपको? ओके, अब हम रूल्स देखने वाले हैं। आपको पता है कि यहां पे चीजें रिफ्रैक्ट होंगी ना कि रिफ्लेक्ट, मतलब आर पार चली जाएंगी। तो जो स्क्रीन होने वाली है, ऑब्जेक्ट अगर यहां पे रखा हुआ है तो जो स्क्रीन होने वाली है वो अब यहां पे रखी होगी, क्योंकि जो इमेज बनना चाहिए वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इधर बनना चाहिए, इस स्क्रीन पे बनना चाहिए, तब जाके वो रियल माना जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम रूल्स देखते हैं कि अगर कोई पैरेलल टू द एक्सिस कोई रे ऑफ लाइट आ रही है तो वो किधर बेंड होगी, कहां बेंड होगी? तो देखो ध्यान से, जो पैरेलल टू द एक्सिस आती है इन्फिनिटी से, वो आपकी फोकस पॉइंट पे बेंड हो जाती है। दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर, और दिस इज 2f, या फिर इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्लियर? तो पहला रूल तो याद रखना है कि अगर पैरेलल टू द एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो वो किधर बेंड हो जाएगी? फोकस पॉइंट पे बेंड हो जाएगी। क्लियर? अगर नीचे से आ रही है तो वो ऊपर की तरफ बेंड हो जाएगी, लेकिन जाएगी कहां पे? फोकस पॉइंट पे। दूसरा देखते हैं, अगर आपके ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे पास हो रही है, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ स्ट्राइक हो रही है कोई रे, तो वो आर पार ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी बिना बेंड हुए। ठीक है, बिना बेंड हुए, मुड़ेगी नहीं, बेंड नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर कोई भी रे आपकी यहां पे, यह आपका फोकस पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड द F1, दिस इज कॉल्ड द C1, दिस इज कॉल्ड द F2। यहां पे दोनों तरफ बनाना पड़ता है, क्यों? क्योंकि यहां पे आता है और रिफ्रैक्ट निकल के वापस जाता है, तो यहां पे इसका नाम C देंगे, लेकिन C1 और C2 लिख देंगे, बस सिंपल। तो फोकस पे कोई रे पास होती है तो वो किधर जाती है?
पैरेलल टू द एक्सिस और इन्फिनिटी पे चली जाती है। कहाँ जाती है? इन्फिनिटी पे चली जाती है। ओके, ये 3 रूल्स होते हैं, आपको याद रखना है। अब हम इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि किस किस तरीके से इमेज फॉर्म्ड होती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका ओ मान लेते हैं, या फिर इसको पोल मान लेते हैं, या फिर इसको ऑप्टिक सेंटर, जिसको ऑप्टिकल सेंटर बोला है, ओ। तो मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और आपका ये आपका 2f है, फोकस पॉइंट और आपके ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। क्लियर? यहां पे मैंने इसको रख दिया है, ये आपका फोकस पॉइंट है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसको f1 बोला है, इसको c1 बोला है। दिस इज c1। ओके, दिस इज c1। अब मैंने आपको बताया था हमेशा 2 आपको निकालनी है रे ऑफ लाइट, तो यहां पे निकलेगी पैरेलल टू एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस निकलने वाली किधर जाती है? सीधी जाके f2, जिसको फोकस पॉइंट बोल रहे हैं, वहां पे स्ट्राइक करेगी। दूसरा ऑप्टिक जो सेंटर है वहां से पास होगी, लेकिन ये कहीं पे भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं। अब जो मैंने बोला था इमेज बननी चाहिए सामने, क्योंकि ये है रिफ्रैक्शन, इधर स्क्रीन रखेंगे। अब जो इमेज बनेगी रियल वो इधर बनेगी, तो ये है आपकी स्क्रीन। अब स्क्रीन उठ के इधर आ गई, क्योंकि यहाँ पे चीजें निकल के जा रही हैं, तो सामने हम एक्सपेक्ट करते हैं तो सामने बननी चाहिए। तो इधर बनने वाली सारी इमेज क्या होंगी? इधर स्क्रीन पे रियल। अब यहाँ पे तो मिल नहीं रही, तो यहाँ पे बन नहीं रही। अब क्या करेगी ये? पीछे डॉटेड लाइन से हम इसको ट्राई करते हैं। तो पीछे डॉटेड लाइन से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी एक इमेज। तो जो इमेज है वो आपकी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसके पीछे, और कैसी? एनलार्ज्ड, और कैसी? सीधी, इरेक्ट। तो यहां पे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। स्क्रीन ये रही, स्क्रीन से जस्ट अपोजिट बन रही है, तो कैसी है? वर्चुअल। तो यहां पे बनने वाली कैसी होती? रियल। जस्ट इसके अपोजिट बनेगी तो यहां पे होगी क्या? वर्चुअल। तो यू हैव टू रिमेंबर द डिफरेंस बिटवीन द रियल एंड वर्चुअल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो सबको आनी चाहिए। तो जो इमेज बनेगी एनलार्ज होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। क्लियर? अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने रख दिया किस पे? F पे, उठा के रख दिया सीधा F पे। दिस इज द F1, दिस इज द फोकस पॉइंट, दिस इज योर C1। अब जो रे ऑफ लाइट जाएगी वो पैरेलल टू द एक्सिस जाएगी। पैरेलल टू एक्सिस गई, पैरेलल टू एक्सिस जाने वाली कहां से निकल जाती है? आपके सामने वाले फोकस पॉइंट से, इसको F2 बोलेंगे। क्लियर? यहां पे भी फोकस पॉइंट होता है, इधर भी फोकस पॉइंट होता है। दूसरी ऑप्टिक आपके सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से निकल जाएगी, जो कि मैंने बोला ऑब्जेक्ट के जस्ट आगे वाला जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उससे काट देते हैं। तो ऑप्टिक से मैंने काट दिया। यहां पे आपकी कहां पे बनेगी? फोकस पे रखी हुई, आगे जाके इंफिनिटी पे कट करेगी। तो इमेज कैसी बनेगी? उल्टी बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि यहां पे स्क्रीन होती है। तो रियल बनेगी, बहुत एनलार्ज बनेगी, पोजीशन क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। इतनी आगे बनेगी कि हम इसको बना नहीं सकते, मतलब ड्रॉ नहीं कर सकते, बस इमेजिनेशन कर सकते हैं कि बहुत आगे कहीं ना कहीं कट होगी। आप बोलोगे पिछले वाले केस में भी तो कट हो सकती थी। तो साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया कि पीछे वाले केस में जब P या O और F के बीच होती है तब कट नहीं होती है, लेकिन F पे बहुत आगे जाके कट होती है। क्लियर? उसको मैं आपको बता रहा हूं। और रियल होगी क्योंकि ये क्या है? आपका स्क्रीन है, स्क्रीन पे बन रही है। क्लियर? लेट्स मूव फर्दर। अब मैंने और पीछे लेके आया मैं ऑब्जेक्ट को। ये आपका था क्या? F1, दिस इज योर फोकस पॉइंट, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर 1। अब जो है वो F और 2F, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2F भी बोलते हैं, उसके बीच में रखता हूं। तो दिस इज योर F2, दिस इज योर C2। अब जो ऑब्जेक्ट है वहां, उसको मैंने फोकस पॉइंट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखा, तो पैरेलल एक्सिस सीधी जाएगी, फोकस से निकलेगी और ऑप्टिक सेंटर पे निकलेगी। जो इमेज बनेगी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इधर आपकी क्या होती है? स्क्रीन होती है। इस स्क्रीन पे बनेगी तो कैसी बनेगी? पॉज द वीडियो राइट नाउ, राइट इन द कमेंट सेक्शन कि ये रियल होगी कि वर्चुअल होगी। नीचे आपको लिखना है कि ये रियल होगी कि वर्चुअल होगी। प्लीज 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 नीचे लिखना है आपको पॉज करके। तो ऑफ कोर्स ये रियल होगी, तो आपको बताना है कि ये उल्टी बनेगी, एनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी, बियॉन्ड C2 बनेगी। ठीक है? नेक्स्ट, अगर मैं यहां पे रख देता हूं 2F पे, कहां पे? 2F पे। ये आपका F था, ये आपका 2F था, तो यहां पे पैरेलल टू द एक्सिस आएगी सिंपल। यहां पे F1 बोलो, यहां पे 2F, या फिर इसको C1 बोल दो। ये आपका क्या था? C2, ये F2। क्लियर? तो जो इमेज बनेगी वो सेम साइज की बनेगी, उल्टी बनेगी, रियल बनेगी, क्योंकि यहां पे स्क्रीन है। बार बार बता रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है।
और सेम साइज की बनेगी। ठीक है, आपको एग्जाम में स्केल यूज करना है, स्केल की मदद से आप मेजर कर सकते हो ऑब्जेक्ट की साइज। गारंटी दे रहा हूं, आप अगर अच्छे से स्केल यूज करते हो तो आपको पता चल जाएगा कि एनलार्ज बनेगी कि छोटी बनेगी। ठीक है, देख के। तो यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो आपको देखने को मिल गए होंगे कि कैसी बन रही है। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। तो सेम साइज की होगी भैया, इन्वर्टेड होगी, रियल होगी, और कहां बनेगी 2f पे, या बोलो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सी को 2f के नाम से भी जाना जाता है। लेट्स मूव फर्दर, आगे चलते हैं। अब रखते हैं हम इन्फिनिटी पे, तो यहां पे लिख दिया एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे सीधा आएगा और फोकस पॉइंट से टकराएगा। दिस इज f2 बोल दो इसको, कोई नहीं, और दूसरा भी सीधा आके फोकस पॉइंट पे जाएगा। तो जो इमेज बनेगी वो स्क्रीन पे बन रही है, दिस इज स्क्रीन। इन द केस ऑफ लेंस, स्क्रीन विल बी अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, तो रियल बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, छोटी सी बनेगी, और इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, और कहां बनेगी, फोकस पॉइंट से। तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू फोकस पॉइंट और आपके इन्फिनिटी का तो बहुत बड़ा लेना देना है बॉस। अब हम देखेंगे यहाँ पे साइन कन्वेंशन, बिल्कुल मिरर की तरह, बिल्कुल मिरर की तरह फॉलो करना है। जो इधर आएगा उसको पॉजिटिव, जो भी चीज V U F इधर आ रहा है तो उसको पॉजिटिव, जो U V F इधर आ रहा है उसको नेगेटिव, बिना झिझके आपको लेना है। जो ऊपर आ रहा है उसको पॉजिटिव, जो नीचे आ रहा है उसको नेगेटिव। ऐसे नहीं कि कुछ भी लर्न कर रहे हो, टेबल लर्न कर रहे हो, साइन कन्वेंशन आप बिल्कुल ग्राफ को फॉलो करके बनाओ। मैं गारंटी देता हूं अगर एक भी मार्क्स कट जाए मेरे पास तो अनसब्सक्राइब कर देना, रिपोर्ट कर देना मेरा चैनल। ठीक है, अब देखेंगे हम कनकेव लेंस के लिए। बहुत आसान है लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब देखते हैं ये क्या करता है। ये आपका जो लेंस है वो डाइवर्स करता है, फैलाता है। ये डाइवर्स करने वाले बड़े कंफ्यूज करते हैं। तो इन्फिनिटी से पहला रूल देख लेते हैं। पहला रूल है इन्फिनिटी से अगर आ रही है कोई रे पैरेलल टू द एक्सिस, वो डाइवर्स हो जाएगी, लेकिन पीछे की तरफ आपके फोकस पॉइंट पे आके कट करेगी वर्चुअली, मतलब वर्चुअली कट करेगी। इन डॉटेड लाइन से इसको कट करते हुए हम दिखा रहे हैं। दूसरा केस, अगर ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही है तो सेम एज द कन्वेक्स, यहां पे भी ये वापस बिल्कुल ऑप्टिक सेंटर से ही निकल जाएगी। तीसरा केस, अगर यहां पे फोकस की तरफ आने की कोशिश करेगी कोई भी रे, फोकस की तरफ आने की कोशिश करेगी तो वो आपकी पैरेलल टू द एक्सिस निकल जाएगी। ये तो 3 लॉ आपको याद रखने हैं। अब यहां पे आपको याद रखना है इमेज फॉर्मेशन सिर्फ एक, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट बिटवीन P बोल दो या O बोल दो, ऑप्टिक आपका जो ऑप्टिकल सेंटर है और उस इन्फिनिटी के बीच अगर मैंने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दिया, इसमें एक ही केस है, कहीं पे भी रख दिया तो सीधा एक तो ये पैरेलल टू द एक्सिस जाके क्या होगा, डाइवर्स होगा, फैलेगा, और पीछे की तरफ ये किधर जाएगा, फोकस पॉइंट पे आके टकरा जाएगा, और दूसरी जो रे होगी वो आपके ऑप्टिक सेंटर से पास हो जाएगी। दोनों कहां कट कर रही है, यहां पे। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, कहां बनेगी, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। पहली चीज तो वर्चुअल बनेगी क्योंकि इधर स्क्रीन होती है, यहां पे बन रही है तो वर्चुअल बनेगी। छोटी सी बनेगी तो डिमिनिश्ड। अब आप बोलोगे और इसको फोकस पे रखेंगे, आगे पीछे करेंगे, तो कहीं पे भी रख लो। कनकेव लेंस के अंदर सेम कन्वेक्स मिरर वाला सीन है, कहीं पे भी रख लो, बस इमेज थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी, बाकी पोजीशन सेम रहेगी। बस जैसे पास 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 लाएंगे तो जो इमेज है वो थोड़ी 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 बड़ी हो जाएगी। दैट्स इट, दैट इज द डिफरेंस। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब दूसरा केस क्या मान सकते हैं कन्वेक्स का, कनकेव लेंस का। ऑब्जेक्ट को रख दो इन्फिनिटी पे, तो जो इमेज बनेगी हमेशा इन्फिनिटी पे जो भी रखा होगा वो फोकस पे बनेगा। तो यहाँ पे बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनेगी, फोकस पॉइंट पे बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, सीधी बनेगी, और बिल्कुल पॉइंट साइज उसकी साइज होगी बिल्कुल पॉइंट जैसी। क्लियर। अब लेंस के फॉर्मूलेज को देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने आपको पता है कि लेंस का फॉर्मूला क्या होता है। मिरर का फॉर्मूला प्लस में था, इसका फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द फॉर्मूला ओनली। V का मतलब पता है, जो ऑप्टिक सेंटर है उससे आपके इमेज की डिस्टेंस, और ऑप्टिक सेंटर से आपके ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को U बोलते हैं, और फोकस पॉइंट से ऑप्टिक डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दूसरा फॉर्मूला जो आता है वो मैग्निफिकेशन का आता है। यहां पे बस माइनस हट जाएगा, सेम मिरर का फॉर्मूला ही रहेगा, सेम मिरर का फॉर्मूला है, बस माइनस हट जाएगा, यहां पे माइनस हट जाएगा, चीज वही है।
नेक्स्ट एंड फाइनल फॉर्मूला, पावर ऑफ द लेंस। जो पावर ऑफ लेंस होता है वो आपके लेंस की जितनी भी फोकल लेंथ होती है ना उसका इन्वर्स होता है। जैसे फोकल लेंथ अगर कितनी है 10 है तो यहाँ पे जो पावर निकलेगा वो निकलेगा 1/10। और जो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, उसको कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है? डायोप्टर। तो यहाँ पे जो पावर आएगा फोकल लेंथ को इन्वर्स करने पे आएगा, तो पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ। So this is the complete chapter. If you have any doubt in this lecture, please let me know in the comment section. प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में लिखिए कि अच्छा लगा। कोई भी फीडबैक देना है कमेंट्स में लिख सकते हो। धन्यवाद।